वैसे बच्चों हमने देखी अर्ध आयु। हमने अर्ध आयु किस किस की देखी? हमने अर्ध आयु देखी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और हमने अर्ध आयु देखी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो दोनों को एक बार हम कंपेयर करके देखते हैं। यानी कि पहली हम बात करते हैं किसके लिए? हमने देखा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो अर्धायु शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने अर्धायु क्या देखा? हमने देखा टी हाफ बराबर ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। और यही अगर हम अर्धायु प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारी अर्धायु क्या थी? टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये हुई, ठीक है। यानी कि हमने निकाली कि जो हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया थी उसके लिए अर्धायु और जो हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया थी उसके लिए हमने अर्धायु यहाँ पे निकाली, ठीक है। देखो अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है बच्चों कि टी हाफ का मान यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु का मान ए नॉट पे निर्भर कर रहा है। और ए नॉट क्या है? हमारी प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। यानी कि ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। और टी हाफ जो है वो किस पर समानुपाती हुआ? प्रारंभिक सांद्रता के। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं कि अर्धायु शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मान है वो किसके समानुपाती हुआ? प्रारंभिक सांद्रता के, यानी इस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करें तो यह इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ए नोट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारी किसके लिए बच्चों? ये हुई हमारी अर्ध आयु की बात। यानी अर्ध आयु हमने कैलकुलेट की शून्य कोटि के लिए, हमने कैलकुलेट की प्रथम कोटि के लिए, और शून्य कोटि के लिए हमने देखा कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रही है, जबकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए संपूर्ण जीवन काल, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया का संपूर्ण जीवन काल, यानी संपूर्ण अगर जीवन काल की बात करें, इसका मतलब जैसे कि t बराबर 0 पर a की जो हमारी सांद्रता थी वो क्या थी? a नॉट, ठीक है। तो किसी टाइम t पर हमने at करी, तो यहाँ पर वो टाइम यानी संपूर्ण जीवन काल, क्या मतलब क्या हुआ? TLT यानी कंप्लीट लाइफ टाइम। TLT के लिए यहाँ पर हमारी A की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी? AT, है ना। और AT क्या होगा यहाँ पर? 0। क्या होगा? 0। भाई संपूर्ण लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण लाइफ टाइम का मतलब क्या है? संपूर्ण लाइफ टाइम का मतलब है कि प्रोडक्ट बन रहा है ना। क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है। अब हमारा क्रियाकारक या अभिकारक से कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, तब सांद्रता हमने क्या मानी? यहाँ पर AT बराबर हमारी सांद्रता क्या हुई? 0। यानी उस टाइम t पर, कंप्लीट लाइफ टाइम पर सांद्रता क्या हुई? 0। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या निकाला? हमने फॉर्मूला निकाला है क्या? हमने फॉर्मूला 2.TLT के लिए बराबर 2.303 अपॉन K log
ए नॉट अपॉन ए टी, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेरा ए टी बराबर 0 है, टी बराबर क्या है 0, वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, टी एल टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाय 0। ठीक है, इसका मतलब टी एल टी का मान क्या आ जाएगा मेरा, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट आने का मीनिंग क्या है, टी एल टी जब इनफाइनाइट आ गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि यह अभिक्रिया निरंतर चलती रहेगी, यानी कि कभी भी क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता 0 नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता जो है वो खत्म नहीं होगी, 0 नहीं होगी, अभिक्रिया जो है वो चलती रहेगी अनंत। TLT यानी कंप्लीट लाइफ टाइम क्या आ रहा है, अनंत, यानी अभिक्रिया चलती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यह सारी बातें हुई हमारी किसके बारे में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने क्या क्या देख लिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने इसका समाकलित वेग समीकरण देखा, हमने ग्राफ देखा और इसका अर्धायु तथा इसके साथ ही हमने इसका संपूर्ण जीवन काल भी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ध्यान रखने, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस में आपको सारे फॉर्मूले सही पुट करने हैं। अर्धायु काल आता है तो उसका फॉर्मूला रखना है। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण के लिए आएगा जब टाइम टी पूछेगा, उसके लिए आपको वो फॉर्मूला रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात थी किसकी, शून्य कोटि अभिक्रिया की, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया जहाँ n बराबर क्या था 0, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारे पास में n बराबर क्या था 1। दोनों के लिए हमने अर्धायु कैलकुलेट करी, दोनों के लिए हमने समीकरण भी निकाला, और जब हमने स्लोप देखा, एक बार स्लोप आप और देख लीजिए, स्लोप हमने कौन सा फॉलो किया, y बराबर mx प्लस c वाला। ठीक है, और जब यहाँ पर m अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव m होगा, तब उस केस में हमारा जो स्लोप था वो कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ y और यहाँ पे x, ये क्या होगा m का मान। ठीक है, और जब हमारा यहाँ पे m नेगेटिव होगा, तब हमारे स्लोप में कहाँ जाएगा, ये नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे y और ये x, यहाँ से c। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, -m। तो इस तरह से हमने ग्राफ भी देख लिया, तो ये भी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया और किस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज निकाली। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी बच्चों इसके बारे में, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक रह जाता है इसमें, वो क्या है, वो है हमारा बहुत ही अच्छा छद्म कोटि अभिक्रिया, यानी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो छद्म प्रकार की जो हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसको शुरू करने से पहले हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसके हम उदाहरण हमारे पास में क्या है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है ना। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के क्या उदाहरण है हमारे पास में, नंबर 1 N2O5 का वियोजन। N2O5 का जो वियोजन है बच्चों, वो हमारा क्या है, वो हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो N2O5 का वियोजन हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके अलावा और है रेडियोधर्मी, जितने भी रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रियाएं, तो रेडियोधर्मी जितनी भी क्षय अभिक्रियाएं हैं वो भी हमारी क्या है, हमारी है प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो ये हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। ठीक है, यानी क्या देखा, N2O5 का वियोजन और रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, छद्म प्रथम कोटि
अभिक्रिया। अब ये छद्म अभिक्रिया क्या होती है? छद्म की, छद्म का मतलब क्या होता है? क्या समझ में आ रहा है इससे? छद्म मतलब झूठा, है ना, यानी कि कुछ छलावा टाइप, कुछ झूठ टाइप ऐसा है। अब क्या है ऐसा? देखो, मान लीजिए यहाँ पे कोई अभिक्रिया हमने लिखी, कैसे? इस तरह से CH3 CO2 C2H5, ठीक है, इसका करवाया जलीय अपघटन, ठीक है, ये हमने करवाया जलीय अपघटन, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो ये अभिक्रिया किस तरह से, इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है? H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक है, इसके पास क्या आके जुड़ेगा? इसके पास जुड़ेगा यहाँ पे H और यहाँ पर OH, ठीक है। क्या बन जाएगा मेरे पास में? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा CH3 COOH और C2H5OH, ठीक है। अब देखो यह अभिक्रिया कैसे है? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये हमें देखना और समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास में दो हैं अभिकारक, एक H2O है, एक हमारे पास में ये एस्टर है। अगर H2O की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए? H2O कहते हैं, H2O की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? H2O की सांद्रता इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए कि अभिक्रिया का वेग जो होगा वो इस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी अभिक्रिया का वेग H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि हमने H2O जो है, वाटर का अमाउंट जो है, H2O की सांद्रता इतनी ज्यादा बढ़ा दी, बहुत ज्यादा H2O हमने बढ़ा दिया, तब उस केस में हमारे पास जो एस्टर है ये कम अमाउंट में, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किससे प्रभावित होगा? वो इससे प्रभावित होगा, H2O से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें हमारे पास है तो दो क्रियाकारक, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? निर्भर कर रहा है, यह किस पे? यह निर्भर कर रहा है कि जो एस्टर है उसकी सांद्रता पर, ठीक है, यानी एस्टर की सांद्रता पर यह निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि अभिक्रिया कौन सी हुई है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदने आपको जाना है, ठीक है, एक ही चीज है, तीन चार दुकान आपने देखी, मतलब एक चीज आपको खरीदनी है, आपने मान लीजिए माइक्रोवेव आपने खरीदा है ना, आपको लेना है, आप अलग अलग शॉप पे गए, लेकिन सब शॉप पे आपको अलग अलग रेट मिली, चीज वही है, रेट वही अलग अलग, लेकिन आप क्या करोगे? जहाँ पे रेट सबसे कम होगी वही लोगे ना। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे जिसकी सांद्रता कम है, अभिक्रिया का वेग उससे प्रभावित होगा, ना कि H2O की। यानी H2O से कोई फर्क नहीं पड़ा, H2O की बहुत ज्यादा सांद्रता हमने बढ़ा दी है, तो H2O पर वेग निर्भर नहीं करेगा। वेग किस पर निर्भर करेगा? H2O की सांद्रता बढ़ाने पर वेग H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, ये करेगा सिर्फ एस्टर पर। तो इस तरह की अभिक्रिया हो गई हमारी कौन सी? यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। कौन सी? छद्म छलावा है, यानी है तो दो हमारे में, लेकिन अभिक्रिया N क्या आ रहा है? 1, यानी कि यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी किसके बारे में? ये बातें थी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण भी हमने देख लिए, क्या था? N2O5 का वियोजन और रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रिया, ठीक है। और ये कौन सी अभिक्रिया है जो हमने अगली पढ़ी है? वो है छद्म प्रथम कोटि। छद्म मतलब छलावा, यानी कि
प्रथम कोटि अभिक्रिया लेकिन छद्म प्रकार की है, यानी कि देखने से तो नहीं लग रहा कि ये प्रथम कोटि, लेकिन फिर भी ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने H2O की मात्रा बढ़ा दी, H2O की सांद्रता बढ़ा दी, ठीक है। तो H2O की सांद्रता जब बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दी, तब उस केस में अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर करेगा किस पर? इस पर, एस्टर पर, ना कि H2O पर, ठीक है। द रीजन मैंने आपको बताया कि इस तरह की यहाँ, यानी कि जैसे कि हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, एक ही सामान खरीदना है, 3-4 जगह पे पूछते हैं, जहां हमें सही प्राइस लगती है हम उसको वहां से लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे H2O ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे जो वेग है वो वेग किससे प्रभावित हुआ? फिर वो वेग प्रभावित हुआ जिसकी सांद्रता कम है उससे। तो इस तरह की हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हुई छद्म प्रकार की हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी आज की, यानी कि आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बढ़ा किसके बारे में? आज हमने बढ़ा प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। शून्य कोटि अभिक्रिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी जहां n का मान क्या हो? 1, और उसके लिए हमने वेग निकाले, दोनों वेग अलग अलग तरीके से, यानी कि जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया भी हमने अच्छे से पढ़ी, वही चीज हमने यहाँ पे भी देखी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी हमने समाकलित वेग समीकरण निकाले, यानी अलग अलग तरह से हमने सभी चीजों को जाना और समझा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जो भी मैंने आपको बताया। अर्धायु वो भी आपको अच्छे समझ में आया। टी हाफ हमने देखा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जब हमने हाफ लाइफ निकाली, यानी कि अर्धायु निकाला, तो वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्योंकि वहां पे हमारा क्या था? A0/2K, है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो वह सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। यह क्वेश्चन आ सकता है बच्चों एग्जाम में, और आता है कई बार, ठीक है। आपको पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि टी हाफ यानी जो हमारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड है किसका? टी हाफ प्रथम कोटि यानी कि अभिक्रिया का या शून्य कोटि अभिक्रिया का, तो किस तरह से वो डिपेंड करता है प्रारंभिक सांद्रता पर, वो आपको बताना होगा। वो इक्वेशन लिख के जो मैंने आपको बताई है उसको डिराइव करके, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने ग्राफ देखा। ग्राफ में मैंने आपको बता दिया y = mx + c हमें करना है। जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसमें देखना है कि m का मान अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, m का मान नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज प्रथम कोटि अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म मतलब क्या? छलाव, यानी झूठ। कहने का मतलब है तो हमारे पास में H2O भी, हमारे पास में एस्टर भी, लेकिन अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? जिसकी सांद्रता कम है, क्योंकि हमने H2O की सांद्रता बढ़ा दी, बहुत ज्यादा ले ली, तब उस केस में वह अभिक्रिया उस पर का वेग वहां निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया हो गई हमारी कौन सी अभिक्रिया बच्चों? छद्म प्रकार की हमारी क्या? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ आज हमारे सारी कोटि जो हो गई है वो कंप्लीट हो गई, जो आपके सिलेबस में है ना, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। अब इसके बाद आगे हम अगला लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें हम कुछ और अच्छी बातें जानेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चों। मैं सोचती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारा आज का लेक्चर। फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ मिस हो रहा है या कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए थे, तो आप क्या करेंगे? मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से क्वेश्चंस लीजिए, वहां से डीपीपी लीजिए और अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दीजिए मुझे। थैंक यू एवरीवन।